अगर ये मंदिर में कोई मुकेश्वरी बन के खड़ी थी तो वो रिद्धि कौन थी जिसको नील विष हुआ था, जिसके पीछे वे जा रहा था? दो नहीं, तीन हम शक्ल मैंने हैं। इसका मतलब वेद जिस नील विष वाली रिद्धि के पीछे गया था, इन दोनों में से एक को नील विष हुआ था, और वो जो दो लड़कियां उसने धूमकेश्वरी के रूप में देखी वो इसी की दो जुड़वा बहनें थी। इस खेल में तीन हम शक्ल मैंने शामिल हैं। तू पागल हो गई रिद्धि? तूने सिद्धि को इस बोतल के लिए यहाँ पे बुलाया? और सिद्धि तू इतनी बड़ी बेवकूफ है कि मुझसे बिना पूछे यहाँ तक चली आई। तुम दोनों को थोड़ा सा भी अंदाजा है कि अगर हम तीनों को यहाँ पे किसी ने एक साथ देख लिया तो सारी मेहनत बेकार चली जाएगी, पूरा खेल खत्म हो जाएगा। मेरे से अंधविश्वास की दुनिया में ढकेलने वाली भोले भाले गाँव वालों को लूटने खसूटने वाली ये सिर्फ तीन बहनें हैं। आज मैं इनको नहीं छोड़ सकता। इनको घसीटते हुए पूरे गाँव वालों के पास लेके जाऊंगा। इनका पर्दाफाश। नहीं, क्या कर रहे हैं सूरज जी? अभी तो हम इन तीनों बहनों के बारे में जाने हैं। इस खेल की असली जड़ तो अभी ढूंढनी बाकी है। सारे गांव वालों ने धूमकेश्वरी देवी को नहीं देखा। अगर हम इनको गांव वालों के सामने लेकर जाएंगे तो वो इनको कैसे पहचानेंगे? उन्होंने तो धूमकेश्वरी को नहीं देखा है ना। और वैसे भी अगर हमने इनको पकड़ लिया तो क्या पता कोई और धूमकेश्वरी बन के सामने आ जाए, क्योंकि इस खेल की असली जड़ तक हम नहीं पहुंचे हैं। छोटी मछली पकड़ने के लालच में कहीं ऐसा ना हो कि बड़ी मछली हाथ से निकल जाए। सूरज जी, बड़ी मुश्किल से इस अंधेरे में हमें एक रास्ता मिला है। अभी तो इस खेल की जड़ का पता लगाना बाकी है। धूमकेश्वरी देवी की असलियत सामने लानी बाकी है। कई सारे सवालों के जवाब मिलने बाकी है। सारे सवालों के सही जवाब ढूंढ के फिर हम इस धूमकेश्वरी देवी का असली चेहरा सारे गांव वालों के सामने रखेंगे, और अपने वेद के सामने भी। मुझे माफ कर दो, मेरी ही गलती थी जो मैंने इसे यहाँ बुला लिया। समृद्धि, मुझे माफ कर दो। अच्छा, इनमें से कि बाकी की दो बहनों का नाम समृद्धि और सिद्धि है। ध्यान रख, ऐसी बेवकूफी दोबारा नहीं होनी चाहिए जी। क्योंकि अगर ये सब बाजी को पता चल गया ना तो तुम्हें माफी नहीं, सीधा सजा मिलेगी। ये बाजी कौन है? इसका मतलब सूरज जी, हो ना हो ये बाजी ही इस खेल की जड़ है। इसका पता लगाना जरूरी है। किस बाजी के बारे में बात कर रही है ये? आइंदा ऐसी कोई बेवकूफी मत करना, समझी? क्या इसने इसके हाथ में दिया है? चीज है ये? आज तुम्हें ये देना, इस काम में कोई गलती ना होने पाए जी। चलो दोनों। अरे सूरज जी, इसका पता लगना बहुत जरूरी है। ये क्या देने वाली है? पीछा करते हैं। मम्मा, आप ये सामान क्यों बांध रही हैं? हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? ये घर आंगन मारा है, अट्ठे मारे बनाए नियम रहेंगे। मने मारे घर में कोई सत्तर पास ना चाहिए। तो ठीक है, आप अपने घर में ही रहिए, हम यहाँ से जा रहे हैं। मम्मा, आप जवाब क्यों नहीं दे रही? हम लोग कहीं जा रहे हैं क्या? कहाँ जा रहे हैं हम? कहाँ जा रहे हैं हम? मैं कुछ पूछ रही हूँ, क्यों नहीं बता रही? हम कहाँ जा रहे हैं? हम सबसे दूर। इस घर से दूर।
मेरी मम्मा ना ओम भैया के साथ इस घर को छोड़कर जा रही हैं, ताकि बिना किसी जिम्मेदारी के ना आराम से अपनी जिंदगी बिता सके। मासा, बासा, ऋतु, चांदनी, इन सब की फिक्र किसे है? ये लोग जिए या मरे, किसे फर्क पड़ता है? नहीं नहीं ऋतु दीदी, मेरी मम्मा ऐसी नहीं है। वो सबकी फिक्र करती है, सबकी चिंता करती है। वो ऐसा नहीं रह सकती। चिंता अपनों की जाती है परी, और अपने ना कभी ऐसे घर छोड़कर नहीं जाते। अगर ये हमें अपना समझती ना, तो आज ऐसे सामान जमाने की जगह ओम भैया को समझाती, उन्हें ऐसे घर छोड़ने से, जाने से रोकती। तुम्हें पता है परी, आज ना पहली बार ओम भैया ने ना मासा से इतनी ऊंची आवाज में बात की, उनसे पहली बार झगड़ा किया। जब से तुम्हारी मम्मा इस घर में आई है ना, मासा और ओम भैया के बीच में इतनी बड़ी दरार खड़ी हो गई है कि आज ओम भैया घर छोड़कर जा रहे हैं। तुम्हें क्या लगता है कि मैं खुश हूं इस झगड़े से? तुम गलत सोच रही हो ऋतु। मैंने उनको समझाने की बहुत कोशिश की, पर ओम अपने फैसले से टस से मस नहीं हो रहे ना। अपने ही घर परिवार को छोड़कर कोई कभी खुश रह सका है क्या? ये भावनाओं और अच्छाई का दिखावा ना मेरे आगे तो करना मत भाभी। ये सामान से भरा बैग ये बता रहा है कि आप यहाँ रहने से खुश हैं या जाने से। समझिए आप? ऋतु, मैं कोई नाटक नहीं कर रही। अपनी पूरी जिंदगी रिश्तों को ईमानदारी से निभाया है मैंने। कभी भी मैं अपनी जिम्मेदारियों से नहीं भागी। शायद आज तो मेरा विश्वास ना करो कि मैं ओम को मनाने की पूरी कोशिश करूंगी, और अगर फिर भी वो नहीं माने तो वो उनका फैसला होगा। लेकिन मैं तुम्हें ये विश्वास दिलाती हूँ कि मैं अपने घर परिवार को छोड़कर कहीं भी नहीं जाऊंगी, और ये मेरा वादा है तुमसे। ये तो आने वाला समय ही बताएगा भाभी कि आप क्या चाहती हैं और क्या नहीं। संध्या जी, अब प्रीति यहाँ पे क्या करने आई है? वो उसकी बहन ने उसे एक डिब्बा दिया था ना, और कोई काम सौंपा था। मुझे लगता है उसे पूरा करने आई है। पूरी मेरी शादी हो रही है और अब मेरे दोस्त को फुर्सत मिली यहाँ आने की। ये तो दुल्हन की दोस्त है। अरे आ तो गई ना। हाँ, मैं ना थोड़ा सा लेट जरूर हो गई हूँ, के लिए आई एम सॉरी। इट्स ओके। लेकिन तेरी शादी बिल्कुल फीकी नहीं पड़ने दूंगी मैं, ठीक है? मैं आती हूँ। छोरी, हल्दी नहीं लगानी क्या? अरे इसकी चाची की बहन है ना, उसकी मौसी है हम। हमारा हक तो सबसे पहले बनता है हल्दी लगाने का। हल्दी ना लगानी क्या अपनी फ्रेंड को? मैं यही बैठ।
इंजेक्शन कहाँ चला गया? यहीं तो गिरा था। बाजी से अब बहुत डांट पड़ने वाली है मुझे। सूरज जी, ये इंजेक्शन रिद्धि उस दुल्हन को लगा रही थी। मुझे लगता है कि इस इंजेक्शन में ही वो दवाई है जिससे धनुकेश्वरी का चमत्कार हो जाता है। अच्छा संध्या, फिर तो हमें ये चेक करना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन सी दवाई है और उसका असर क्या है। ठीक है, डॉक्टर को भेज दें। हाँ चलते हैं। बाबा साहब, विक्रम भाई साहब, ये देखिए, पढ़िए क्या लिखा है। बाबा साहब, हम और छोटू पुराने अखबार ढूंढ रहे थे तो हमारी नजर इस 12 साल पुराने अखबार की खबर पर पड़ी। जरा पढ़िए ना। शिखरपुर गांव में एक औरत का शरीर अजीब तरह से नीला पड़ने लगा। गांव के एक बाबा ने उस औरत को डायन घोषित कर दिया और उस औरत को बुरी तरह से मारा। तब एक युवक सामने आया और अपनी आवाज डायन प्रथा के खिलाफ उठाया। युवक ने कहा कि ये एक दुर्लभ बीमारी है जो इस औरत को हुई है। बाबा एक ढोंगी है। तब बाबा और उसके भक्तों ने उसे बुरी तरह से मारा और युवक का मुंह काला कर भेजा। कहा जाता है कि ये युवक पीएचडी कर रहा है और उसका नाम फटा है, कुछ नाम दिखाई नहीं दे रहा है। नाम पढ़ने की कोशिश कीजिए ना बाबा साहब। ये बीमारी तो बिल्कुल उस नीलविश बीमारी जैसी है। हमें इस आदमी के बारे में पता लगाना ही होगा जल्द से जल्द। विक्रम, ये मैंने सच में दिखाई को नहीं दे रहा है। तू देख तो, तेरे को दिखेगा। नहीं बाबा साहब, कुछ भी पढ़ने नहीं आ रहा है। नाम की जगह पे तो फट चुका है। कोई बात नहीं, हमें हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। हमें उस आदमी का नाम और पता ढूंढना ही होगा। सही कहा तुमने। ठीक, आ रहे हैं। मैडम, इस दवा में सिल्वर का काफी हाई डोज था। मतलब चांदी? जी, दरअसल कुछ बीमारियों के इलाज में चांदी की निश्चित मात्रा का इस्तेमाल किया जाता है, लेकिन इंजेक्शन में मौजूद चांदी की मात्रा नॉर्मल से कई गुना ज्यादा है, जो किसी के लिए भी खतरनाक साबित हो सकता है। जी, इस इंजेक्शन में चांदी का ओवरडोज है और इस इंजेक्शन को रिद्धि अपनी सहेली को लगाने वाली थी। डॉक्टर के हिसाब से चांदी के ओवरडोज शरीर के लिए बहुत ही हानिकारक है। रिद्धि क्यों अपनी फ्रेंड को ये चांदी का इंजेक्शन लगाने वाली थी? नहीं, ऐसा तो नहीं कि शरीर में चांदी की मात्रा ज्यादा करने से ही नीलविश हो जाता है। रिद्धि अपनी सहेली को नीलविश करना चाहती थी। रिद्धि की खास सहेली की शादी है। शादी मतलब गहने और रुपया। ये लोग उसे अपना शिकार बनाते हैं जिसके पास से इन्हें ज्यादा चढ़ावा मिल सके, क्योंकि यही तो कहते हैं कि नीलविश के बाद आपको चढ़ावा चढ़ाना है, तभी माता खुश होगी। इसका मतलब तो ये हुआ संध्या जी कि इन्हीं लोगों के पास वो इंजेक्शन है जिसे ये मरीज को लगा के नीलविश कराते हैं और फिर यही लोग उसको ठीक भी करते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने सूरज जी। उनके पास इस बीमारी का एंटीडोट भी है कि जब नीलविश वाला मरीज मंदिर से वापस आता है तो वो बिल्कुल ठीक होकर आता है। फिर जिसके पास भी एंटीडोट है उसके पास तो मेडिकल साइंस की अच्छी खासी नॉलेज होगी। इतनी सारी मेडिकल की जानकारी इन तीनों बहनों को तो होने से रही, वो इतनी पढ़ी लिखी नहीं है। इन तीनों के अलावा और कौन हो सकता है? याद है सूरज जी, ये तीनों बहनें किसी बाजी के बारे में बात कर रही थी ना। वो कह रही थी कि बाजी के पास जाना है, बाजी ने उसको कोई चीज दी थी। मुझे लगता है ये इंजेक्शन इन्हें उसी बाजी ने दिया है। कमाल की बात है ना सूरज जी, मेडिकल साइंस के किसी भी टेस्ट में ये बीमारी पकड़ में नहीं आती है, लेकिन
लेकिन इस इंसान के पास इस बीमारी का एंटीडोट भी है। साथ ही साथ ये इंसान बहुत ही चालाक है, बहुत ही शातिर दिमाग का है, जो अपने दिमाग से लोगों की आस्था का इस तरह से फायदा उठा रहा है। कौन हो सकता है वो? चलो जी, हमें ना उस इंसान तक पहुंचना होगा। ये सारे षड्यंत्र और सारे खेल के पीछे जिसका हाथ है। आइए, आइए। सॉरी समृद्धि, वो गलती से मेरे हाथ से इंजेक्शन गिर के टूट गया। मैं उसे नीलविष का वायरस नहीं दे पाई। किसी के हाथ तो नहीं लगा ना, या फिर किसी ने देखा हो? अरे हट! नहीं नहीं, किसी ने नहीं देखा। उससे पहले ही मैंने उस इंजेक्शन को सुरक्षित जगह पर फेंक दिया। देख रही हूँ आजकल गलतियों पे गलतियां किए जा रही हो तुम। हाँ, लगता है जिम्मेदारी उठाते उठाते थक गई। अब तुम्हें ना कुछ दिनों की छुट्टी देनी चाहिए। नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मुझे छुपने के लिए मत कहना। मेरा बहुत दम घुटता है वहाँ। प्लीज मुझे वहाँ मत भेजना। मैं पिछले महीने भी वहीं रह के आई हूँ। तुम हमेशा मुझे अंदर भेज देती। देखो समृद्धि, ये गलत है। मैंने कहा ना, मैं जैसा बोल रही हूँ वैसा ही अब से होगा। नहीं, मैं ही क्यों हमेशा? मैं नहीं जाऊंगी। तुम्हें करना पड़ेगा। बस। बाजी, बस बहुत हो गया। अब ध्यान से मेरी बात सुनो। संध्या को द्विमुखेश्वरी यानी हम पर शक हो गया है, इसीलिए उसने चढ़ावे की थाली पर वो अदृश्य इंक लगा दी थी, ताकि सूरज की रोशनी में आते ही वो स्याही पीले रंग में नजर आने लगे। झांकी में हमने उसका ध्यान भी भटकाया, पर वो बहुत जिद्दी है, अपने मिशन में लगी रही। वो जरूर अपना दिमाग चलाएगी, इसीलिए अब हमें हर कदम बहुत सावधानी से रखना होगा। याद रहे, हमारी तरफ से छोड़ा गया हर सबूत उसका हथियार बन सकता है। पर बाजी, ये संध्या को जरूरत से ज्यादा ही तेज है। एक बार पीछे पड़ जाती है तो जमीन खोद के ही निकालती है। संध्या जैसे लोगों से निपटना मुझे बहुत अच्छे से आता है। तुम अपने काम पर ध्यान दो। संध्या को कैसे तोड़ना है ये हम जानते हैं। पर संध्या इतनी आसानी से टूटने वाली नहीं है। हर इंसान की कोई ना कोई कमजोरी तो जरूर होती है, लेकिन अगर दुश्मन को घुटनों के बल टिकाना हो तो उस कमजोर नस पर वार करना बहुत जरूरी होता है। संध्या की कमजोरी है वेद। आज रात संध्या की ये जान उससे हमेशा हमेशा के लिए दूर चली जाएगी, और हमारा ये वार संध्या को पूरी तरह से तोड़ के रख देगा। हमारे रास्ते से पूरी तरह से हट जाएगा।